हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने सेल डिवीज़न वाला टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, और आज अपने उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेज़ के बारे में। यानी इंटरफेज़ में वो कौन कौन सी उप अवस्थाएँ होती है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि ये उप अवस्थाएँ किस प्रकार से एक कोशिका को तैयार करती है सेल डिवीज़न के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंटरफेज़ की सब फेजेस यानी कि सब स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सब स्टेज के अंदर सबसे पहली अवस्था जीवन अवस्था यानी कि जीवन फेज़। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है एस फेज़, और उसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो है G2 फेज़। इन उप अवस्थाओं के बारे में अपने पढ़ने से पहले एक जो क्रम आपको बताया था जो लास्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर, वो क्रम आपको याद रखना है। सेल डिवीज़न में किस प्रकार से ये अवस्थाएं एक के बाद एक आती है, ये क्रम एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। उसके अलावा इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जो उप अवस्थाएँ पढ़ते हैं उनके नाम होते हैं, उपनाम भी होते हैं, जैसे और नाम भी होते हैं। वो नाम याद करने में आसानी हो जाती है अगर ये क्रम याद हो जाता है। ठीक है, जैसे अपने बात करें कि जीवन अवस्था के कुछ उपनाम होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं एस पूर्वावस्था और एम पश्चावस्था। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो जीवन एस फेज से पहले आता है। एस फेज से क्या आता है? पहले आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एस पूर्वावस्था। यानी कि एस से पहले आने वाली अवस्था कौन सी है? जीवन अवस्था। यानी ये जो अवस्था है इससे पहले कौन सी अवस्था आती है? जीवन आती है। ठीक है, उसके बाद एम पश्चावस्था अगर देखा जाए तो एम के बाद में वही क्रम दोबारा शुरू हो जाएगा, जीवन एस वाला, G2 और एम वाला क्रम। ठीक है, यानी देखा जाए तो अपने एम के बाद वापस वही अवस्था आ चुकी है सेल साइकिल के दौरान, इसलिए इसको बोलते हैं एम पश्चा अवस्था, यानी कि एम फेज़ के बाद आने वाली अवस्था। ठीक है, तो ये क्रम आई होप आपको याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें घटनाएं घटित होती है इन फेज़ के अंदर, और किस प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है जो सेल डिवीज़न में सहायक होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस अवस्था में कोशिका को, यानी जो सेल्स होती है उसको विभाजन करना होता है कि नहीं करना होता, ये कोशिका तय करती है। किस अवस्था के अंदर? जीवन अवस्था के अंदर। यानी अगर उसमें कोई विकृति आ जाती है तो वो कोशिका विभाजन के लिए तैयार नहीं होती है, उसको दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था के अंदर सेल डिवीज़न होगा कि नहीं होगा ये तय हो जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो इस अवस्था में एस फेज़ यानी कि एस जो अवस्था होती है उसके लिए आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये अपने उस डायग्राम में भी देखा था कि जीवन अवस्था में जो आरएनए और प्रोटीन बनता है वो किस अवस्था के लिए बनता है? एस फेज़ के लिए बनता है, यानी उससे आने वाली अगली अवस्था के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सेल साइकिल की सबसे बड़ी स्टेज मानी जाती है। लगभग 12 घंटे का समय लगता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो जो चूहा होता है, चूहे की जो लीवर सेल्स होती है यानी कुफर सेल्स होती है, उनमें जो विभाजन होता है उसमें लगभग 12 घंटे का समय लगता है। यानी कि उनकी जो जीवन जो स्टेज होती है वो 12 घंटे की होती है। ठीक है, तो ये अवस्था में कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। मुख्य है इसमें ये लाइनें हैं, ये याद रखनी है, खासकर ये वाली कि एस फेज़ के लिए आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पे? जीवन अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर? जीवन अवस्था के अंदर। किसके लिए? एस फेज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद अगली अवस्था एस अवस्था जिसको बोलते हैं संश्लेषण अवस्था। और अगर देखा जाए तो संश्लेषण मुख्य रूप से किसका होता है? डीएनए का ही होता है। किसका होता है? डीएनए का। और सिंथेटिक स्टेज इसको बोलते हैं। इस अवस्था में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है।
यानी कि डीएनए जो होगा वो डबल यानी कि दुगनी मात्रा में बनेगा। उसके बाद इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का गुणन होता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण देखा जाए तो इस अवस्था के अंदर हो जाता है, लेकिन वो जो डबल मात्रा में बनेगा, दुगनी मात्रा में बनेगा, वो कहाँ बनेगा, वो इस अवस्था में बनेगा, एस अवस्था के अंदर। ठीक है। उसके बाद कोशिका विभाजन के लिए सहायक होते हैं तारक केंद्र। उन तारक केंद्र का जो निर्माण होता है, जो गुणन होता है, वो भी कहाँ पे होता है, वो भी एस फेज के अंदर होता है। यानी कि जो एस अवस्था होती है उसके अंदर तारक केंद्र का निर्माण होता है, जहाँ पे गुणसूत्र गति करते हैं। उसके बाद G2 अवस्था, G2 अवस्था का उपनाम देखिए, M पूर्वावस्था, S पश्चावस्था। ये आपने बताया था, जैसे यहाँ पे आपने देखा था, जैसे देखिए G2 अवस्था, ठीक है, M पूर्वावस्था यानी कि M से पहले आने वाली अवस्था, क्योंकि M अवस्था से पहले कौन सी अवस्था आ रही है, G2 अवस्था आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, M पूर्वा अवस्था। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो S पश्चावस्था, यानी कि S फेज़ के बाद कौन सी अवस्था आ रही है, G2 फेज़ आ रही है। कौन सी आ रही है, G2 फेज़, इसलिए इसको बोलते हैं S पश्चा अवस्था, यानी कि S के बाद आने वाली अवस्था। इसलिए मैंने आपको कहा था ये क्रम आप लोग मुख्य तौर पे याद करोगे। ये अगर आपको ये सीरीज़ याद हो जाती है तो इनके जो उपनाम है ये याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद इसके कुछ कार्य, M अवस्था के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है, आरएनए होता है और साथ में डीएनए होता है, उसका संश्लेषण करने में ये सहायक होती है ये अवस्था। और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक प्रकार के ऊर्जा के अणु होते हैं, उनको एकत्रित करने का यानी कि संचित करने का कार्य भी किस अवस्था में होता है, G2 अवस्था में होता है। उसके अलावा एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण भी इसी अवस्था के अंदर होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, तो इसका सही जवाब है G2 अवस्था। ठीक है। ये प्रोटीन एक प्रकार से कोशिका विभाजन में सहायक होती है, जो केंद्र के आकार को बढ़ा देती है, उसका आयतन बढ़ा देती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा उसका आयतन में वृद्धि हो जाएगी। और ये एक पहला संकेत होता है, अगर किसी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस उसके आयतन में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है। उसके बाद यह अवस्था जीवन अवस्था के पुनरावृत्ति भी कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर वही प्रोटीन और आरएनए बनते हैं जो किस में बनते हैं, जीवन अवस्था के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको जीवन अवस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ और उपनाम भी होते हैं, जैसे आपने देखा जाए तो जीवन अवस्था को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर डिवीज़न, क्योंकि शुरुआत कोशिका चक्र की कहाँ से होती है, जीवन अवस्था से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम वृद्धि निर्माणकारी काल, यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर डिवीज़न। ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंथेटिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पे संश्लेषण होता है किनका, हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए का। तो एक प्रकार से ये है डीएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस फेज या फिर डिवीज़न। ठीक है। क्योंकि डीएनए यहाँ पे दुगनी मात्रा में बनता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस फेज या डिवीज़न किसको बोलते हैं, इस अवस्था को कहते हैं, और सिंथेटिक स्टेज भी इसको कहा जाता है। उसके बाद G2 अवस्था को कहते हैं डिवीज़न फेज, डिवीज़न फेज यानी कि विभाजनकारी अवस्था, क्योंकि ये वो अवस्था होती है उसके बाद से ही विभाजन शुरू हो जाता है, ये कोशिका को पूरी तरीके से विभाजन के लिए तैयार करती है। ठीक है। और बस आपको
ये मुख्य तौर पे ये अवस्थाएं याद रखनी है। इनके जो ये कार्य है, विशेष तौर पे मुख्य कार्य है, वो इस वाइट बोर्ड के अंदर आपके सामने है, तो वो आप लोग याद करोगे बढ़िया तरीके से। तो ये आप लोग नोट डाउन अपने उन उपावस्थाओं को रिकॉल करते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो इस डायग्राम के माध्यम से उनको रिकॉल करते हैं। तो अपने जो अवस्थाएं पढ़ी थी उनमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था ये दरअसल उप अवस्थाएँ होती है जो एक ही अवस्था का भाग होती है, जिसको बोलते हैं अपने अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। तो सबसे पहले जिन वैज्ञानिकों ने इनका पता लगाया था वो थे हार्वर्ड एंड पेल्क, यानी कि हार्वर्ड और जो पेल्क ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इंटरफेज की उप अवस्थाओं के बारे में बताया था और ये कहा था कि ये वो अवस्थाएं हैं जो एक कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करती है। उनमें कुछ विशेष प्रकार के आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोशिका में कोई ना कोई विकृति आ जाए या उसके डीएनए में विकृति आ जाए तो उसके लिए यहाँ पे होते हैं चेक पॉइंट, यानी एक प्रकार से वो पॉइंट जो एक कोशिका को चेक करते हैं कि उसके डीएनए में विकृति है या नहीं। अगर विकृति होती है तो वो ये चेक पॉइंट उस कोशिका को अगली वाली अवस्था में एंटर नहीं होने देते, ठीक है। देखिए जैसे जीवन अवस्था है, ये अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये वो अवस्था होती है जो डिसाइड करती है कि कोशिका आगे विभाजन करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि एक कोशिका विभाजित होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका जो केंद्रक होगा सबसे पहले उसका आयतन बढ़ेगा, और अगर उसके डीएनए में पहले से ही कोई विकृति है तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट होता है जो ये चेक करता है कि इसके डीएनए में कोई विकृति है या नहीं। अगर विकृति होगी तो वो कोशिका यहीं पे रह जाएगी और अपनी विकृति सुधारेगी, यानी कि डीएनए जो होगा वो अपनी विकृति सुधारेगा। अगर वो नहीं सुधार पाता तो ये कोशिका इस अवस्था में जाके यानी कि G0 अवस्था में जाके नष्ट हो जाती है, यानी वो कोशिका अपने आप को नष्ट कर लेगी। अगर किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती तो वो जो कोशिका होगी वो जीवन से कौन सी अवस्था में आ जाएगी, एस अवस्था में आ जाएगी। और यहाँ पे ये चेक पॉइंट होता है जो एक प्रकार से ये कार्य करता है कि ये कोशिका पूरी तरीके से सही है या नहीं है, ठीक है। विकृति होगी तो ये जो कोशिका होगी ये जीवन से एस अवस्था में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट होते हैं दो जगह पे, एक तो होता है G1 और S के बीच में और दूसरा होता है G2 और M के बीच में, यानी कि M फेज़ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी दोबारा से कोशिका की चेकिंग की जाती है कि इसमें सही तरीके से पदार्थों का निर्माण, डीएनए का जो संश्लेषण है वो हुआ है या नहीं हुआ है, आरएनए सही तरीके से बना है या नहीं बना है, डीएनए उसका आयतन बढ़ा है या कम हुआ है, वो सब एक प्रकार से जांच की जाती है उसको चेक किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे होते हैं इनके चेक पॉइंट। क्या होते हैं यहाँ पे? चेक पॉइंट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोशिका अगली अवस्था में जाने के लिए तैयार है या नहीं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपने पढ़ाई था कि यहाँ पे आरएनए प्लस प्रोटीन बनेगा, तो यहाँ पे भी G2 के अंदर भी क्या बनेगा, आरएनए प्लस में प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अगर वो 12 घंटे की स्टेज है तो ये भी लगभग 12 घंटे की स्टेज होती है, लेकिन कुछ अवस्थाओं के अंदर ये जो स्टेज होती है ये 3 से 4 घंटे की होती है भी, ठीक है। ये स्टेज होती है 3 से 4 घंटे की होती है। लेकिन सबसे अगर पूछा जाए कि कोशिका चक्र के अंदर सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है जो सर्वाधिक समय लेती है, तो आपको जीवन अवस्था, यानी कि जीवन अवस्था है उसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जीवन अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। और उसके बाद में निर्माणकारी अवस्था कौन सी होती है जो संश्लेषण करती है, एस अवस्था।
जिसके अंदर डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। और वो कौन सी अवस्था होती है जिनमें कोशिकांग दुगनी मात्रा में बनते हैं, और वो अवस्था कौन सी होती है, G2 अवस्था। यानी कि इसके अंदर कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएँ और अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो सारे कोशिकांग होते हैं। आपने पहले ही पढ़ा था कि ये दुगनी मात्रा में बनेंगे, यानी कि दुगनी मात्रा में इनका निर्माण होगा। ठीक है। उसके बाद में एम फेज, यानी कि अगला टॉपिक जो होगा हमारा, अगली जो क्लास होगी वो इसी अवस्था के बारे में होगी, यानी कि एक प्रकार से माइटोसिस स्टेज इसको बोलते हैं, जिनमें दो घटनाएं घटित होगी, अर्धसूत्री और समसूत्री। इन अवस्थाओं में लगेगा 1 घंटा, लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो ड्रामा वाली स्टेज होती है, नाटकीय अवस्था होती है, यानी एक प्रकार से कई अवस्थाएं इसके अंदर आएगी। किस प्रकार से केंद्र का विभाजन होगा, किस प्रकार से जो तारक केंद्र होंगे उनमें गुणसूत्र गति करेंगे, रश्मि किरणों पर गति करेंगे, तो वो अपने इस अवस्था के अंदर देखेंगे। और उसके बाद अपने G0 अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, शांत अवस्था, यानी कि नो सेल डिवीज़न। आपको बताया था अगर कोशिका अपनी विकृति सही नहीं कर पाती तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, शांत अवस्था के अंदर, जहाँ पे कोशिका पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये अपने इन उप अवस्थाओं के बारे में, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बार बार इसको रिपीट करके देखें, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। और सबसे मुख्य बात जो पहले वाली क्लास में बताई थी कि ये जो अवस्थाएं, ये जो इनका क्रम है इन अवस्थाओं का, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोबारा से, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था में कौन कौन सी उप अवस्थाएँ पाई जाती है। तो ये आज के टॉपिक में अपने पढ़ चुके हैं। उसका सही जवाब है G1, S और G2। ये उप अवस्थाएँ पाई जाती है, जिनका पता लगाया था हार्वर्ड और पेल्क ने 1953 के अंदर। तो ये वो उप अवस्थाएँ होती है जो एक प्रकार से कोशिका विभाजन में सहायक होती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था अननोन क्वेश्चन के रूप में, वो ये प्रश्न था कि जो सेल साइकिल होता है उसका निर्धारण, उसका नियंत्रण, उसका जो नियमन होता है वो किस जीन के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है CDC28, यानी कि सेल डिवीज़न साइकिल रेगुलेटर जीन होता है, जिसको बोलते हैं CDC28। ये वो जीन होता है जो कोशिका चक्र में जो अवस्थाएं होती है उनको शुरू करने का कार्य करता है, इसलिए इसको स्टार्टर जीन भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है CDC28। तो ये आपके जो क्लास है ये कंप्लीट होती है। आई होप ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका जवाब आप लोग दिया करो, ताकि जो ये जो नॉलेज है, जो ये टॉपिक है, ये भी आपको पता लगे कि समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर। अगले जो अवस्थाएं हैं, जो सेल डिवीज़न शुरू होगा वास्तविक रूप से, वो अपने टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर।